हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। पिछले क्लास में हमने लोकसभा के साथ साथ कुछ आर्टिकल्स भी देखे थे। आर्टिकल 96 तक देखा था हमने। आज की इस क्लास में हम 97 से लेकर आर्टिकल 108 यानी संयुक्त अधिवेशन तक देखेंगे। इस बीच हम जितने भी सांसद हैं या फिर राष्ट्रपति, इन सब मतलब सांसदों की मेन हम अयोग्यताएं देखने वाले हैं और उन अयोग्यताओं से या कैसी रिक्तियां आती हैं, क्या कारण होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हम सब देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने इससे पहले की क्लास में कुछ एमसीक्यूज किए थे, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो स्टार्ट होता है। स्टार्ट। आर्टिकल 97, ठीक है। आर्टिकल 97 हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 97 में क्या कहा गया है? सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ठीक है। क्योंकि इनके वेतन भत्ते जो होते हैं ये मेन सांसदों से अलग होते हैं, ठीक है। तो वेतन भत्तों के बारे में आर्टिकल 97 बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 98 में ये प्रावधान है, अनुच्छेद 98 में, कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए सचिवालय होगा, ठीक है। सचिवालय, सचिवालय में कौन बैठता है? सचिवालय में जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोग बैठते हैं, ठीक है। ताकि जो लोकसभा और राज्यसभा के मंत्री हैं, जो भी वहां से मंत्री हैं या फिर सांसद हैं, इनके थ्रू अगर कोई फैसला सुनाया जाता है तो उसे ब्यूरोक्रेट्स ही ऑथराइज्ड करते हैं, ठीक है। कि वो ग्राउंड लेवल पे कैसे रिएक्ट करेगा वो फैसला, ठीक है। और आर्टिकल 99 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेकर ही कोई संसद का सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकता है। याद रखना है, इससे इससे क्या प्रूफ होता है कि बिना शपथ के कोई कार्यवाही में भाग नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। शपथ लेकर ही कोई संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। और बिना शपथ लिए अगर लेते हैं ना तो 500 रुपए हर डे के लिए चार्ज रहता है, ठीक है। मतलब सदन के अगर कोई सदस्य शपथ नहीं लिए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के समक्ष, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के समक्ष अगर सदस्य नहीं शपथ नहीं लिया गया है और फिर भी से वो कार्यवाही में भाग ले रहे हैं तो उनको 500 रुपए की पेनल्टी है पर डे। आर्टिकल 104 कहता है, हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100 क्या कहता है? अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति के बारे में बताया गया, ठीक है। गणपूर्ति यानी कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम वो मिनिमम, कम से कम संख्या, ठीक है। कम से कम, कम से कम वह संख्या जो लोकसभा या मतलब लोकसभा या राज्यसभा के लिए, किसके लिए? लोकसभा या राज्यसभा के लिए कम से कम वो संख्या जिसमें सदन की कार्यवाही की जा सके, ठीक है। सदन मतलब काम करने के लिए आगे बढ़ सके। अब ऐसा क्या है कि अध्यक्ष बैठे हैं और नीचे एक ही सदस्य है, उतने सदस्य हैं, तो मिनिमम ऐसे सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है जो क्या करें, जिनसे सदन की कार्यवाही आगे चलने के लिए रेडी हो, ठीक है। हमको याद रखना है ये कितना है कोरम? 10% बताया गया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अपने नियम होते हैं, ठीक है। कोरम को लेके संविधान में 10% कोरम आवश्यक बताया गया है, ठीक है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने नियम होते हैं कोरम को लेके, याद रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 101। तो आर्टिकल 101 क्या बताता है? स्थानों का रिक्त हो जाना, रिक्तियां, ठीक है। रिक्तियां मतलब कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होंगे, कौन कौन से ऐसे कारण होंगे जिसके कारण किसी सांसद या विधायक, मतलब विधायक तो नहीं, सांसद या मंत्री, ठीक है। सांसदों के बारे में बात हो रही है या अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। ये सब ऐसा कौन सा काम करेंगे जो इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा या फिर इनकी रिक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। रिक्तियां मतलब वो जगह खाली है, अब उस जगह के लिए नया इलेक्शन होगा। यदि कोई व्यक्ति, पहला है इसमें, देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है और 10 दिन के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होता है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह के लिए निर्वाचित है तो उसे 10 दिन के भीतर किसी एक जगह को रिक्त करना पड़ेगा, ठीक है, खाली करना पड़ेगा और फिर दूसरे जगह को वो उसे ग्रहण करना पड़ेगा 10 दिन के भीतर। अगर वो ऐसा नहीं करता है ना तो उसकी जो बड़ी सीट है यानी राज्यसभा की जो सीट है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। याद रखना है, जो उसकी राज्यसभा की सीट है वो रिक्त मानी जाएगी, फिर वो लोकसभा का ही मेंबर रह पाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति पहले एक सदन का सदस्य था, बाद में दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित हो गया, ठीक है। याद रखना है
पहले एक सदन का सदस्य था, बाद में दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित हो गया, तो पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर राज्यसभा का अगर लोकसभा का मेंबर है और बाद में वो राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया, ठीक है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर दो जगह से साथ में इलेक्ट हो जाए तो एक जगह एक स्थान उसको 10 दिन के भीतर रिक्त करना है, वरना उसकी राज्यसभा की सीट समाप्त हो जाएगी। और अगर वो एक लोकसभा का मेंबर पहले था, यानी पहले सदन का सदस्य था और दूसरे सदन का सदस्य बाद में बना, ठीक है, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, ठीक है, दोनों के लिए ये नियम बराबर लागू होते हैं। अगर वो पहले राज्यसभा का मेंबर था और लोकसभा के लिए फिर से लोकसभा का मेंबर बनता है, तो उसकी जो लोक राज्यसभा की सदस्यता है, क्योंकि यहाँ पे पहला सदन राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति दो जगह से निर्वाचित होता है, 10 दिन के भीतर उसे एक स्थान रिक्त होगा, अन्यथा उसके दोनों स्थान रिक्त हो जाएंगे, ठीक है। लोकसभा की 2 सीट से निर्वाचित होता है, लोकसभा की 2 सीट याद रखना है, लोकसभा की 2 सीट से निर्वाचित होता है, 10 दिन के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होगा, अन्यथा उसके दोनों स्थान रिक्त माने जाएंगे। जैसे कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि जो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, वो 2 जगह से, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ज्यादा पॉलिटिशियन इन सबके नाम नहीं लिए सकते। तो एक फेमस पॉलिटिशियन है, वो 2 स्थान से क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे, ठीक है, निर्वाचित हुए थे। फिर उन्होंने 10 दिन के भीतर ही अपना एक स्थान रिक्त कर दिया, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन के मतलब रिजल्ट के 2-4 दिन बाद ही अपना बता दिया था कि हमको यहाँ से रहना है, वहां से नहीं रहना है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा व संसद, याद रखना है, कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा और संसद यानी लोकसभा को क्या सदस्य एक बार निर्वाचित होता है, मतलब विधानसभा के भी सदस्य बने और लोकसभा के भी मेंबर बन गए, ठीक है, तो 14 दिन के भीतर तक उसे एक स्थान रिक्त करना होगा, नहीं तो संसद की सीट रिक्त हो जाएगी। मतलब जैसे कोई विधायक है, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए, छत्तीसगढ़ में एक आदमी विधायक बना, ठीक है, एक स्थान से, मान लेते हैं वो सरगुजा संभाग से, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र से वो विधायक है। अब वो क्या कर रहे हैं, आगे जाके लोकसभा के लिए भी मतलब निर्वाचित हो रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो गए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, दोनों इनमें से एक जगह को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो संसद की सदस्यता होगी, जो लोकसभा वाली सदस्यता होगी, वो समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। इसीलिए इन सब चीजों को बाध्यता पूर्वक या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्व दिया जाता है कि आप अपने मतलब पावर का सही यूज कर सके, ठीक है, कोई व्यक्ति 2 स्थान का एक साथ लाभ नहीं ले सकता है, ठीक है। यदि कोई सांसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि कोई सांसद राज्यपाल नियुक्त होता है तो भी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, याद रखना है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है, ठीक है। न्यायालय के किसी अगर देखिए, अगर न्यायालय किसी चुनाव को रद्द घोषित कर दे, ठीक है, तो उससे चुने हुए जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये तो अंडरस्टूड है कि न्यायालय ने इस चुनाव को, मान लीजिए कि लोकसभा की अगली चुनाव को न्यायालय ने रद्द कर दिया, ठीक है, किसी भी कारणों से रद्द कर दिया, तो उस चुनाव के द्वारा जितने भी व्यक्ति इलेक्ट होके पहुंचेंगे संसद, उन सब की सदस्यता एक साथ समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई जो सांसद है वो दल बदल का दोषी हो जाए तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है, दल बदल का दोषी। अब देखते हैं आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 क्या कहता है, ये अयोग्यताओं को बताता है। आर्टिकल 101 में हमने क्या पढ़ी, रिक्तियां पढ़ी, ठीक है, वो कौन कौन से कंडीशन है जिनसे सदस्यों की रिक्तियां हो जाएंगी, ठीक है, मतलब रिक्तियां आएंगी। अब 102 में हम अयोग्यताएं पढ़ते हैं, तो अयोग्यता वही होगी जो अल्टीमेट योग्यता मानी जाती थी, ठीक है। जैसे लाभ का पद न होना ये योग्यता है, लेकिन लाभ का पद होना ये अयोग्यता हो जाएगी, ठीक है, तो उसी चीज को हमको पलट देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो जो हमने योग्यता में पढ़ा हुआ है उसी को हम यहाँ पे अयोग्यता में पलट देंगे, ठीक है। जैसे केंद्र और राज्य के अधीन लाभ का पद धारण कर लिया तो अयोग्य हो गया, तो ठीक है, तो इससे सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मानसिक रूप से न्यायालय द्वारा विकृत घोषित, ये भी एक योग्यता, मतलब योग्यता में हम इनसे भी पढ़ते हैं कि मानसिक रूप से या दिवालिया न हो, मानसिक रूप से विकृत न हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो,
ठीक है। तो ये सब जो है इसी को हम बस पलट के अयोग्यता में डाल देंगे। ठीक है, मानसिक रूप से न्यायालय द्वारा विकृत घोषित किया जा चुका है तो फिर वो अयोग्य हो जाएंगे। इसे 10वीं में बहुत 10वीं मूवी में जो अभिषेक बच्चन की है उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, मतलब एक एक जगह आता है जब जो अभिषेक बच्चन है उसमें उसकी वाइफ उसको पागल घोषित करना चाहती है। पागल घोषित करती ना तो वो अगले 5 सालों के लिए वो क्या हो जाते, नॉमिनेशन नहीं भर पाते। ठीक है, इसीलिए तो फिर बाद में इस चीज को यामी गौतम समझाती भी है उनको। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा विकृत घोषित हो जाते हैं तो फिर वो लोग अयोग्य हो जाते हैं। या फिर दिवालिया घोषित, कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो भी वो अयोग्य हो जाता है, भारत का नागरिक नहीं रहे। अब ये नहीं रहे का क्या कंडीशन होता है, अगर वो किसी और देश की नागरिकता धारण कर ले। ठीक है, कोई सांसद अगर किसी और देश की नागरिकता धारण कर ले तो उसकी तो भारत की नागरिक होने की योग्यता ही समाप्त होगी, तो वो काहे का सांसद रहेगा। ठीक है, और संसद द्वारा भी कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, जैसे जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया था 1951 में, उसके लिए इसके लिए पारित किया गया था। ठीक है, कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बताया गया था कि सांसदों की क्या क्या अयोग्यताएं होती है। जैसे हम देखते हैं, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दोषी करार। ठीक है, उसे अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्माता नहीं है, वह निर्धारित समय के अंतर्गत चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो। याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो हारे चाहे जीते, जैसे मैं अगर अगला लोकसभा इलेक्शन लड़ू, मान लेते हैं, लड़ना नहीं है मुझे, तो अगर क्या होगा कि अगर मैंने क्या किया, अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, मैं हार भी गई, मैं या फिर मैं हारी मैं जीती, कोई मैटर नहीं करता है ये। ठीक है, चुनावी खर्च का ब्यौरा हर किसी को देना रहता है। ठीक है, समय निर्धारित समय में रिजल्ट आने के बाद चुनावी खर्च का ब्यौरा देना जरूरी होता है कि हमने कितने पैसे खर्च किए चुनाव के प्रचार प्रसार में। ठीक है, उसका सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो। याद रखना है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं चुने जा सकते, वो अयोग्य होते हैं। वह निगम में लाभ का पद या निवेश या प्रबंधक निदेशक के पद पर न हो जिसमें राज्य सरकार का 25% होता हो। मतलब जब निगम कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई 25% की भागीदारी रख रहा है तो वो भी अयोग्य है। ठीक है, वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। उसे भ्रष्ट या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। ठीक है, सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो। याद रखना है, शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए भी दंडित न किया गया हो। उसमें उसे इसमें छुआछूत, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराध, मतलब जैसे कोई सांसद है, मान लेते हैं, वो क्या करता है, दहेज प्रताड़ना में अपनी बहू को या अपनी पत्नी को प्रताड़ित करा, ठीक है, और उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ केस कर दिया है, तो ये केस प्रूव भी हो गया है, तो वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बताता है, ठीक है, कि जो मौलिक जो नैतिक चीजों में खरे नहीं उतर सकते वो कैसे सांसद। ठीक है, अपराधों का प्रचार प्रसार या संलिप्त न पाया गया हो, किसी सदस्य में उपरोक्त निर्भरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। याद रखना है, राष्ट्रपति जी का फैसला अंतिम होता है। यद्यपि राष्ट्रपति किसकी, निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करते हैं। निर्वाचन आयोग की राय, जो भी जितने भी इलेक्शंस होते हैं, फिर जितने भी अयोग्यताएं होती हैं, बहुत जरूरी होता है इलेक्शन कमीशन की राय। ठीक है, इसे आप एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं वापस समझाने लगी तो। ठीक है, क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा, याद करते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम वाले में चुनावी अपराध, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी न करार किया गया हो, किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, और निर्धारित समय तक चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो, सरकारी ठेका या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर न हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या प्रबंध निदेशक में 25% से अधिक का हिस्सा न हो, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए कभी दंडित न किया गया हो। ठीक है, साथ ही साथ छुआछूत, दहेज या सती जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्त न पाया गया हो। ठीक है, आर्टिकल 103 देखते हैं। आर्टिकल 103 क्या कहता है, सांसदों की अयोग्यता का निर्णय, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा। यही यही कहता है आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 में बताया गया है कि जितनी भी अयोग्यताएं होंगी उनमें अंतिम निर्णय
राष्ट्रपति लेंगे, ठीक है। अयोग्यताओं से रिलेटेड अंतिम निर्णय राष्ट्रपति जी का होगा। और किसकी सलाह से लेंगे? निर्वाचन आयोग की सलाह से। ये हमने पहले भी पढ़ा, तो हम अयोग्यताएं पढ़े थे, जैसे आर्टिकल 102 अयोग्यताओं को बताता है, तो आर्टिकल 103 ये बताता है कि वो अयोग्यता है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेंगे चुनाव आयोग की सहायता से, ठीक है। अब 104 देखते हैं, आर्टिकल 104। 104 वही है जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया, क्या है? पेनल्टी है, ठीक है। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति बार बार संसद की सदस्य मतलब सदस्य के थ्रू मतदान करने के लिए बार बार आ जा रहा है या संसद की कार्यवाही में भाग ले रहा है, तो उसे 500 पेनल्टी का प्रावधान है, ठीक है। 500 रुपए पर डे उसको पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है, प्रतिदिन प्रतिदिन पर डे, ठीक है। आर्टिकल 105 देखते हैं। आर्टिकल 105 क्या है? संसद के सदनों, सदस्यों व समितियों के विशेषाधिकार। देखते हैं क्या क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं लोगों को। विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। सामूहिक विशेषाधिकार, संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार देखते हैं। इसे अपनी रिपोर्ट वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्य को उसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 में 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो संसद के पूर्वानुमति के बिना सांसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट का प्रकाशन प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया। यह संसद की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। देखिए, जो जितने भी सांसद होते हैं उनके बारे में कोई भी न्यूज डालना प्रेस की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, या फिर लोकसभा। लेकिन कुछ बैठक होते हैं जो गुप्त होते हैं, ठीक है, जो सीक्रेट बैठक होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड बैठक, तो इन सब में वो बिना पूर्वानुमति के किसी को भी मतलब न्यूज़पेपर में या प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ठीक है। बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है। अपनी यह अपनी कार्यवाही से व्यक्तियों को बाहर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, तथा कुछ आवश्यक मामलों में विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है, ठीक है। जो संसद के सदन होते हैं, वो उसमें अगर जितने भी सदस्य होते हैं वो चाहें तो अपने बीच में से कुछ व्यक्तियों को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, कि आप बाहर जाइए, यहाँ पे कुछ सीक्रेट मीटिंग्स होनी। जैसे अधिकतर जितने भी मंत्री होते हैं उनकी मीटिंग्स क्या होती है? सीक्रेट मीटिंग होती है, ठीक है। जैसे रक्षा, वित्त, इन मामलों में कुछ कुछ गुप्त मीटिंग होती है, ठीक है, गुप्त बैठक, जिसमें कुछ विशेष व्यक्तियों को ही अलाउ होता है वहां जाना। यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। यह निर्णयों के साथ साथ बाहरी लोगों को उनके विशेषाधिकारों के हनन, सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है। सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी कर सकती है। देखिए, क्या कर सकते हैं जो सदन के सदस्य या सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को, जितने भी सदन होते हैं, मतलब बाहरी लोगों को सदन की अवमानना करने पर सदन से बाहर निकाल देते हैं। याद होगा, संसद सदस्यता समाप्त होना, इसे बहुत ही फेमस वर्ड कहा जाता है। संसद की सदस्यता समाप्त हो गई, ठीक है। क्यों समाप्त हुई? क्योंकि उन्होंने सदन की अवमानना की है, ठीक है। इसे किसी भी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सामूहिक विशेषाधिकार के तहत कुछ समितियां होती हैं जो क्या कर सकती हैं? किसी सदस्य की संसद की किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, मुक्ति संबंधी, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है, ठीक है। जितनी भी समितियां हो सकती है, ये जांच भी करती हैं और गवाह की उपस्थिति के लिए आदेश दे सकती हैं। साथ ही साथ जितने भी साक्ष्य हैं उन सबकी उपस्थिति के लिए भी आदेश दे सकती है, ठीक है। न्यायालय सदन की इन समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है, मतलब इसे न्यायालयीन हस्तक्षेप से दूर रखा गया है। याद रखना है, आर्टिकल 105 कहता है कि जितनी भी सदन के गुप्त बैठक होंगे या उनके जो विशेषाधिकार होंगे, ये न्यायालयीन हस्तक्षेप से बाहर है, ठीक है। न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। याद रखना है, यह संसद है, इसमें कोई सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता है,
ठीक है, इस क्षेत्र में कोई भी सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता है और कोई ना ही उस पर कोई कानूनी कार्यवाही होगी। कब तक होगी? ठीक है, मतलब सदन के सदस्य रहते तक उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, याद रखना है। समितियों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। अब व्यक्तिगत विशेष, वो जब जो हमने देखा वो समितियों के सदस्यों के सदनों के विशेषाधिकार थे। ठीक है, यहाँ पे हम व्यक्तिगत विशेषाधिकार देख रहे हैं कि सदस्यों को क्या क्या पावर्स है। ठीक है, सदस्यों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला पावर होता है कि वो जब तक सदस्य हैं कार्यवाही के दौरान, संसद की कार्यवाही के दौरान, ये ठीक है, ये कार्यवाही चल रही है, इसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इस बीच में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, नहीं इनको बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, यह मतलब ये जो अधिकार है केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है, आपराधिक या प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं है। ठीक है, याद रखना है, अगर वो कोई किसी का क्राइम ही कर दे तब तो उनको जेल होगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर सदस्य हैं और वो किसी को मार दे रहे हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जेल नहीं होगी। लेकिन जब वो नागरिक मुकदमे में है, जैसे कि अपने परिवार से ही किसी मामले में है, तो उनको क्या होगी? जेल नहीं होगी। ठीक है, याद करना है। उन्हें सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद था इसकी समिति के लिए वक्तव्य में मत के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई भी सदस्य जो होते हैं संसद में भाषण देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कोई सदस्य संसद था इस समिति के लिए दिए गए वक्तव्य में मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही में जिम्मेदार नहीं है। मतलब न्यायालयीन हस्तक्षेप से ये चीजें बाहर है। ठीक है, यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान के तथा सदन की कार्यवाही के नियम और स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित होते हैं। याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। जो संसद होते हैं वो भाषण देने के लिए स्वतंत्र होते हैं और जो भी इनके भाषण के द्वारा दिए गए वक्तव्य होंगे, मतलब जो भी भाषण के दौरान बोलते हैं वो न्यायालयीन हस्तक्षेप से बाहर है। याद रखना है। न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है। वे संसद के किसी भी सत्र में न्यायालय लंबित मुकदमों के प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। अब देखना है आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 क्या कहता है? सांसदों के वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। आर्टिकल 107 क्या? आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया बताई गई है। याद रखना है, आर्टिकल 107 क्या कहता है? साधारण विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, या तो किसी सांसद के द्वारा लाए जाएंगे या तो फिर वो मंत्री के द्वारा लाए जाएंगे। ठीक है, सांसद के द्वारा अगर लाए जाते हैं, सिर्फ सांसद के द्वारा, तो वो निजी विधेयक होते हैं। ठीक है, वहीं किसी मंत्री के द्वारा लाए जाते हैं तो वो सरकारी विधेयक माने जाते हैं। याद रखना है, सांसद के द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जाएगा तो वो निजी विधेयक होगा और अगर किसी मंत्री के द्वारा लाया जाएगा तो वो सरकारी विधेयक होगा। अब जो साधारण विधेयक होता है, ठीक है, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो साधारण विधेयक और जो संयुक्त अधिवेशन है उसे मैं अगले वीडियो में समझा दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।